नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी स्थिति की तह में जा रहे हैं जो सुनने में तो काफ़ी आम लगती है, लेकिन कानूनी तौर पर देखें तो काफ़ी उलझी हुई साबित हो सकती है। ज़रा सोचिए, आपने किसी पर भरोसा करके एक बड़ी रकम, मान लीजिए करीब 40 लाख रुपए उधार दिए। बदले में आपको 4 पोस्ट डेटेड चेक मिले। आपने सोचा चलो ठीक है, कुछ सुरक्षा है। लेकिन जब आपने वो चेक बैंक में जमा किए तो चारों के चारों बाउंस हो गए। कारण, खाते में पैसे ही नहीं थे। अब पैसा तो फंसा ही, ऊपर से एक नई सिरदर्दी, ये कि इस नाइंसाफी के खिलाफ केस कहां दर्ज करें। उस शहर में जहां आप रहते हैं, जहां आपका बैंक खाता है, या फिर उस बड़े शहर में जहां आपने शायद किसी काम से जाते हुए बस सुविधा के लिए वो चेक जमा कर दिए थे। जैसे मान लीजिए आप मैंगलोर में हैं, लेकिन चेक आपने मुंबई में जमा किया था। तो केस मैंगलोर में चलेगा या मुंबई में? ये महज एक काल्पनिक उदाहरण नहीं है। ये एक असली कानूनी मामला है जो निचली अदालतों से होता हुआ भारत के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। और इस पूरे झगड़े की जड़ थी क्षेत्राधिकार, जिसे ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। आज हम इसी महत्वपूर्ण मामले प्रकाश चिमनलाल शेठ बनाम जागृति केयूर राजपोपट की बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारी ये बातचीत सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले और उसके कानूनी विश्लेषण पर आधारित है। मकसद साफ है, यह समझना कि भाई, चेक बाउंस होने की स्थिति में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत मुकदमा दायर करने की सही जगह आखिर है कौन सी, और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में किस तरह से स्थिति को बिल्कुल एकदम स्पष्ट कर दिया है। तो कहानी की शुरुआत होती है सितंबर 2023 में। प्रकाश चिमनलाल शेठ नाम के एक व्यक्ति ने केयूर ललित भाई राजपोपट को 38 लाख रुपए की रकम उधार दी। इस लेनदेन में एक गारंटर भी थी, केयूर की पत्नी जागृति केयूर राजपोपट, और ऐसा कहा गया है कि उन्होंने भी इस उधार दी गई राशि का लाभ उठाया था। कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी लेते हुए जागृति ने ही प्रकाश शेठ के नाम 4 अलग-अलग चेक जारी किए। सब कुछ तयशुदा लग रहा था, लेकिन जब 15 सितंबर 2023 को प्रकाश शेठ ने ये चारों चेक अपने बैंक में जमा करवाए, तो बैंक से खबर आई चेक अपर्याप्त फंड की वजह से अनादरित हो गए हैं। सीधे शब्दों में कहें तो बाउंस हो गए। और यहीं से कानूनी दांव-पेच का सिलसिला शुरू होता है। देखिए, चेक बाउंस होना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, जिसे हम आमतौर पर एनआई एक्ट कहते हैं, उसकी धारा 138 के तहत एक आपराधिक मामला बनता है। तो प्रकाश शेठ ने कानून का सहारा लिया। उन्होंने मैंगलोर में वहां के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 5th कोर्ट के सामने 4 अलग-अलग आपराधिक शिकायतें दर्ज करवाईं। उन्होंने मैंगलोर में केस इसलिए फाइल किया क्योंकि उनका अपना बैंक खाता वहीं मैंगलोर में था। लेकिन यहीं पर कहानी में एक अप्रत्याशित मोड़ आया। मैंगलोर की मैजिस्ट्रेट अदालत ने 12 दिसंबर 2023 को ये कहते हुए उनकी शिकायतें वापस कर दी कि इस मामले पर सुनवाई करने का उनके पास क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है ही नहीं। हैं? ये तो बड़ी अजीब बात है। पैसा लेने वाले का खाता मैंगलोर में है, चेक भी शायद वहीं मिला हो, फिर भी मैंगलोर की अदालत कह रही है हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं बनता। मजिस्ट्रेट का तर्क क्या था इसके पीछे? मजिस्ट्रेट का तर्क ये था कि चूंकि प्रकाश शेठ ने वो चेक भुगतान के लिए मुंबई की बैंक शाखा में प्रस्तुत किए थे, यानी प्रेजेंट किए थे। अच्छा, मुंबई में? जी, इसलिए मामले का क्षेत्राधिकार मुंबई की अदालत का बनता है, ना कि मैंगलोर का। बात यहीं खत्म नहीं हुई। प्रकाश शेठ इस फैसले के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट गए, लेकिन 5 मार्च 2024 को हाईकोर्ट ने भी मजिस्ट्रेट के फैसले पर ही मुहर लगा दी और उनकी याचिका खारिज कर दी। हो, तो हाईकोर्ट ने भी यही माना? हाँ। तो अब सवाल और भी गहरा गया। क्या चेक बाउंस का केस उस जगह चलना चाहिए जहां चेक फिजिकली प्रेजेंट किया गया, जैसे इस केस में मुंबई, या उस जगह जहां बेचारा भुगतान पाने वाले का, यानी पई का, प्रकाश शेठ का बैंक खाता स्थित है, यानी मैंगलोर में? इसी बड़े और बुनियादी सवाल का जवाब पाने के लिए प्रकाश शेठ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इस पूरे मामले की जड़ को समझने के लिए हमें एनआई एक्ट के 2 प्रावधानों पर गौर करना होगा। पहला तो है धारा 138, जो जैसा हमने बताया किसी कानूनी देनदारी के लिए जारी किए गए चेक के बाउंस होने को अपराध घोषित करती है। ये तो ज्यादातर लोगों को पता होता है। लेकिन इस केस का असली हीरो या विलन, आप जो भी कहें, वो है धारा 142(2)(a). ये प्रावधान कानून में हमेशा से नहीं था। इसे 2015 में एक संशोधन के जरिए जोड़ा गया था
और इसे जोड़ने की एक खास वजह थी। अच्छा, 2015 में संशोधन क्यों लाना पड़ा? क्या उससे पहले मतलब क्षेत्राधिकार को लेकर कोई भ्रम था? बिल्कुल, बहुत ज्यादा भ्रम था। 2015 से पहले स्थिति काफी जटिल थी। अलग-अलग हाईकोर्ट्स की अलग-अलग रायें थीं। मामला इतना उलझ गया था कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट को दशरथ रूप सिंह राठौर बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में एक फैसला देना पड़ा। उस फैसले में कोर्ट ने कहा कि चेक बाउंस का केस सिर्फ वहीं दर्ज हो सकता है जहां चेक जारी करने वाले का मतलब ड्रॉअर का बैंक स्थित है, जिस बैंक का वो चेक था। ओह, यानी जहां देनदार का बैंक है। जी हाँ, इस फैसले ने भुगतान पाने वालों मतलब पेज के लिए भारी मुसीबत खड़ी कर दी थी। जरा सोचिए, किसी ने आपको दिल्ली में चेक दिया जो उसके बैंगलोर के बैंक खाते का है और चेक बाउंस हो गया, तो आपको केस लड़ने बैंगलोर जाना पड़ेगा। अरे बाप रे, ये तो बहुत मुश्किल है। हाँ, इससे लाखों लोगों को परेशानी हुई। इसी दिक्कत को दूर करने और भुगतान पाने वालों को राहत देने के लिए संसद ने 2015 में एनआई एक्ट में संशोधन किया और ये नई धारा 142(2)(a) जोड़ी। तो ये नई धारा 142(2)(a) क्या कहती है? इसने दशरथ राठौड़ वाले फैसले को कैसे बदला? धारा 142 के 2(a) बहुत स्पष्ट शब्दों में कहती है कि धारा 138 के तहत शिकायत उस अदालत में दायर की जाएगी जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में भुगतान पाने वाले का पेई का बैंक खाता आता है, जहां वो अपना खाता नियमित रूप से संचालित करता है और जहां उसने भुगतान के लिए चेक जमा किया था। मतलब कानून ने पासा पलट दिया। अब प्राथमिकता चेक जारी करने वाले के बैंक को नहीं बल्कि पैसा पाने वाले के बैंक को दी गई। इसका मकसद साफ था, भुगतान पाने वाले को सुविधा देना और क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर एकदम स्पष्टता लाना। कानून बनाने वालों की मंशा बिल्कुल साफ थी कि केस वहीं चले जहां पैसा पाने वाले का बैंक खाता है। ये तो बिल्कुल साफ लगता है, मतलब इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अगर कानून 2015 में इतना स्पष्ट कर दिया गया था और ये प्रकाश शेठ के मामले पर सीधा लागू होता था क्योंकि उनका खाता तो मैंगलोर में था, तो फिर मैंगलोर की मजिस्ट्रेट अदालत और कर्नाटक हाईकोर्ट ने इसे नजरअंदाज क्यों किया? उन्होंने मुंबई को क्षेत्राधिकार का आधार क्यों माना? ये समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। यही इस मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू था और शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। निचली अदालतों का तर्क, जैसा कि उनके फैसलों से लगता है, वो शायद पुरानी परिपाटी पर या दशरथ राठौड़ मामले से पहले की स्थिति पर आधारित था, जहां चेक प्रस्तुत करने की जगह को महत्व दिया जाता था। हो सकता है उन्होंने 2015 के संशोधन के प्रभाव को पूरी तरह से न समझा हो, या शायद ब्रिजस्टोन जैसे बाद के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर ध्यान ना दिया हो, जिन्होंने इस संशोधन की व्याख्या की थी। अच्छा, ब्रिजस्टोन, वो क्या केस था? हम उस पर आते हैं। कारण जो भी रहा हो, निचली अदालतों का उनका निष्कर्ष 2015 के संशोधन की भावना और शब्दों के स्पष्ट रूप से विपरीत था। उन्होंने कानून की उस स्पष्टता को अनदेखा कर दिया जो संसद ने स्थापित करने की कोशिश की थी। तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच के सामने यही विरोधाभास था। उन्होंने इस पे क्या रुख अपनाया? सुप्रीम कोर्ट ने, जहां तक मुझे याद है, 25 जुलाई 2024 को अपना फैसला सुनाया और यहां उन्होंने किसी भी तरह की लाग लपेट नहीं रखी। बिल्कुल नहीं। कोर्ट ने एकदम स्पष्ट शब्दों में कहा कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 142(2)(a), जैसा कि 2015 में संशोधित किया गया है, उसमें किसी भी प्रकार के भ्रम या दोहरी व्याख्या की कोई गुंजाइश ही नहीं है। कानून शीशे की तरह साफ है। क्षेत्राधिकार उस अदालत का होगा जिसके इलाके में भुगतान पाने वाले का पेई का बैंक खाता स्थित है, जहां वो अपना खाता मेंटेन करता है। ये बात बिल्कुल मायने नहीं रखती कि उसने चेक भुगतान के लिए किस शहर में या किस शाखा में जमा किया था। चेक कहीं भी जमा किया जा सकता है, आजकल तो सब सेंट्रलाइज्ड है, लेकिन कानूनी क्षेत्राधिकार पेई के खाते से जुड़ा रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ कानून के शब्दों को दोहराया ही नहीं, बल्कि अपने ही पिछले फैसलों का हवाला देकर अपनी बात को और पुख्ता किया। उन्होंने खास तौर पर 2016 के ब्रिजस्टोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम इंदरपाल सिंह मामले का जिक्र किया। अच्छा, ये वही ब्रिजस्टोन केस है जिसका आप जिक्र कर रही थी? जी, ये केस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 2015 के संशोधन के बाद आया था और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से यही कहा था कि धारा 142(2)(a) लागू होने के बाद क्षेत्राधिकार पेई के बैंक खाते वाले स्थान पर ही होगा। ब्रिजस्टोन मामले ने दशरथ राठौड़ के फैसले के प्रभाव को संशोधन के बाद की स्थिति के लिए पूरी तरह से उलट दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश शेठ मामले में यही रेखांकित किया कि ब्रिजस्टोन का फैसला पहले से ही कानून की सही स्थिति स्पष्ट कर चुका था और निचली अदालतों को उसका पालन करना चाहिए था। कानूनी स्थिति तो अब बिल्कुल साफ हो गई, लेकिन क्या इस मामले में कोई तथ्यात्मक विवाद भी था? मतलब क्या इस बात पर कोई शक था कि प्रकाश सेठ का खाता वाकई मैंगलोर में है या नहीं? कहीं इस पर तो बहस नहीं थी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और यहाँ मामले का एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है। प्रकाश सेठ ने सुप्रीम कोर्ट के सामने सिर्फ कानून की दलीलें ही नहीं रखी, बल्कि ठोस सबूत भी पेश किए। अच्छा। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि उनका बैंक खाता कोटक महिंद्रा बैंक की बेंडोविल शाखा मैंगलोर में है और उन्होंने अपना खाता नंबर भी अदालत को बताया। ये एक सीधा और वेरीफाइबल तथ्य था। और यहाँ एक निर्णायक मोड़ आया। हाँ, जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो दूसरी तरफ से यानी प्रतिवादी जागृति राजपोपट के वकील ने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया। अच्छा, मान लिया उन्होंने। हाँ, उन्होंने मान लिया कि हाँ, प्रकाश सेठ का बैंक खाता मैंगलोर में ही स्थित है। इस पर उन्होंने कोई बहस या विवाद नहीं किया। इस स्वीकृति ने, इस कंसेशन ने सुप्रीम कोर्ट का काम और आसान कर दिया। अब कोई तथ्यात्मक विवाद बचा ही नहीं था। ये निर्विवाद था कि पेई का खाता मैंगलोर में है। अब सवाल सिर्फ ये था कि क्या कानून के तहत खाता मैंगलोर में होने के बावजूद मुंबई में चेक्स जमा करने से क्षेत्राधिकार मुंबई चला जाएगा, जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने जोर देके नहीं में दिया। तो अब तस्वीर पूरी तरह साफ है। कानून स्पष्ट था, पहले के सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी उसी दिशा में थे और तथ्य भी निर्विवाद थे कि खाता मैंगलोर में है। तो अंतिम फैसला क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया? इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला बिल्कुल सीधा और तार्किक था। कोर्ट ने मैंगलोर के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के 12 दिसंबर 2023 के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें उन्होंने क्षेत्राधिकार न होने की बात कहकर शिकायतें हटाई थीं। साथ ही कर्नाटक हाईकोर्ट के 5 मार्च 2024 के उस फैसले को भी रद्द कर दिया गया जिसमें मैजिस्ट्रेट के आदेश को सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि दोनों निचली अदालतों ने एनआई एक्ट की धारा 142(2)(a) की सही व्याख्या करने और उसे लागू करने में गलती की है। तो केस वापस मैंगलोर गए। आदेश भी दिया कि इन शिकायतों पर अब कानून के अनुसार तेजी से सुनवाई करके फैसला किया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश सेठ को जो महीनों तक, शायद साल भर क्षेत्राधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ी, वो बाधा अब दूर हो गई है और उन्हें अब अपनी मूल शिकायत पर न्याय पाने का मौका मिलेगा, वो भी उसी मैंगलोर की अदालत में जहां उनका बैंक खाता है। तो इस पूरे मामले से, इस गहरी पड़ताल से हम क्या सीख सकते हैं? इसका निचोड़ क्या है और आम आदमी या कारोबारियों के लिए इसके क्या मायने हैं? देखिए, इसके कई महत्वपूर्ण सबक हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है भ्रम का अंत। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने, जो ब्रिजस्टोन जैसे पिछले फैसलों को ही पुष्ट करता है, चेक बाउंस मामलों में क्षेत्राधिकार को लेकर सालों से चले आ रहे किसी भी संभावित भ्रम को पूरी तरह खत्म कर दिया है। खासकर 2015 के संशोधन के बाद भी जो थोड़ी बहुत अनिश्चितता कुछ मामलों में दिख रही थी, उसे जड़ से मिटा दिया गया है। अब ये पत्थर की लकीर है। केस वहीं फाइल होगा जहां पैसा पाने वाले का, पेई का बैंक खाता है। इसमें कोई अगर मगर नहीं। दूसरा बड़ा फायदा है भुगतान पाने वाले के लिए सुविधा की बहाली। याद कीजिए, हमने बात की थी कि 2014 के दशरथ राठौड़ फैसले ने कैसे लोगों को परेशान किया था। ये फैसला और 2015 का संशोधन उस परेशानी को दूर करने के लिए ही लाए गए थे। अब किसी व्यक्ति को जिसका चेक बाउंस हुआ है, सिर्फ इसलिए देश के किसी दूसरे कोने में केस लड़ने नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि देनदार का बैंक वहां है या उसने चेक वहां जमा कर दिया था। वो अपने शहर या इलाके की अदालत में, जहां उसका अपना बैंक खाता है, आसानी से न्याय की गुहार लगा सकता है। ये संसद की मंशा के अनुरूप है और इससे आम आदमी और छोटे व्यापारियों का समय, पैसा और ऊर्जा बचेगी। और तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है न्यायिक प्रक्रिया में दक्षता। देखिए, जब क्षेत्राधिकार जैसे तकनीकी मुद्दों पर नियम बिल्कुल स्पष्ट होते हैं तो अदालतों का कीमती समय बचता है। अब मामले सिर्फ इसलिए शुरुआती दौर में खारिज नहीं होंगे कि आप गलत जगह आ गए। वकील और जज दोनों का समय बचेगा, जो मामले के मेरिट पर सुनवाई करने में लग सकता है। इससे केसों के निपटारे में तेजी आएगी और अनावश्यक देरी कम होगी। सोचिए, इस केस में ही प्रकाश सेठ को लगभग 1 साल सिर्फ यही लड़ने में लग गया कि केस सुनेगा कौन।
ये फैसला ऐसी देरी को भविष्य में रोकेगा। ये 2015 के संशोधन के असली उद्देश्य को प्रभावी ढंग से लागू करता है। ये तो बहुत ही सकारात्मक परिणाम है, लेकिन ये मामला एक बड़ी तस्वीर की ओर भी इशारा करता है ना? बिल्कुल। ये पूरा प्रकरण हमें जोर देकर याद दिलाता है कि किसी भी कानूनी लड़ाई में सही अदालत यानी सही ज्यूरिसडिक्शन का चुनाव करना कितना ज्यादा बुनियादी और महत्वपूर्ण है। अगर आप पहली सीढ़ी ही गलत चढ़ गए यानी गलत अदालत पहुंच गए तो आपकी अर्जी सुनी ही नहीं जाएगी, चाहे आपका दावा कितना ही मजबूत और सच्चा क्यों ना हो। न्याय मिलने की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही दरवाजे बंद हो सकते हैं। ये बात सिर्फ चेक बाउंस मामलों पर ही नहीं बल्कि हर तरह के कानूनी मामलों पर लागू होती है। जैसा कहा जाता है, न्याय हमेशा सिर्फ जीतने के बारे में नहीं होता, ये इस बारे में भी है कि आपकी बात सही जगह पर सही मंच पर सुनी जाए। अगर मंच ही गलत चुन लिया तो सुनवाई का अवसर ही नहीं मिलेगा। सही का। और यहीं से एक बड़ा सवाल मन में उठता है जिस पर शायद हम सबको विचार करना चाहिए। इस मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रक्रियात्मक उलझन को सुलझा दिया, लेकिन क्या हमारी पूरी न्याय प्रणाली में चेक बाउंस से इतर भी ऐसा अक्सर होता है? कितनी बार ऐसा होता है कि न्याय तक किसी की पहुंच इस बात पर निर्भर कर जाती है कि वो जटिल प्रक्रियात्मक नियमों, प्रोसीजरल रूल्स के जाल को कितना समझ पाता है और निभा पाता है। क्या ये प्रक्रियात्मक नियम जो व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है, कभी-कभी अनजाने में, खासकर आम नागरिक के लिए न्याय के रास्ते में बाधा तो नहीं बन जाते? ये सोचने वाली बात है कि हम अपनी कानूनी प्रक्रियाओं को और कितना सरल, कितना सुलभ बना सकते हैं ताकि तकनीकी या प्रक्रियात्मक आधार पर किसी को न्याय पाने से वंचित न रहना पड़े। ये वाकई एक गहरा विचार है। प्रक्रिया न्याय का रास्ता होनी चाहिए, ना कि कोई भूल भुलैया। खैर, आज की हमारी ये चर्चा प्रकाश चिमनलाल शेठ बनाम जागृति के और राजवोपट मामले पर यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको एनआई एक्ट की धारा 142(2)(a) और क्षेत्राधिकार के इस महत्वपूर्ण पहलू की स्पष्ट समझ मिली होगी और ये भी समझ आया होगा कि क्यों सही जगह पर केस फाइल करना इतना जरूरी है। धन्यवाद।